देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अजीत अपने ट्रक ड्राइव करता हुआ NH-61 के वीरान हाईवे को पार कर रहा था। गाड़ी के अंदर म्यूजिक काफ़ी तेज गति से बजता जा रहा था, जिस वजह से अजीत ये सुन पाने में नाकाम था कि उसके पीछे की तरफ या उसकी अगल बगल में कौन सी कार या गाड़ी चल रही है। यूं ही ड्राइव करते हुए अजीत ने अपनी तिरछी नज़रों से देखा कि उसके बिल्कुल बाईं तरफ उस ठंडी रात में एक गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हुआ नजर आ रहा था। और उसे देखने के बाद अजीत तो लगातार उस कार को घूरने लगा और फिर अचानक ही उसकी ट्रक खाई की तरफ मुड़ गई। अभी भी अजीत का ध्यान अपनी ट्रक पर नहीं था, वो लगातार उस गाड़ी की ओर ही देखता जा रहा था। और फिर आगे जाने के बाद उसकी ट्रक अचानक ही डिसकंट्रोल होने लगी और बाद में उसकी ट्रक एक लंबे घने पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराने की वजह से ट्रक में मौजूद अजीत के साथ उसके हेल्पर को भी काफ़ी चोट लग गई। अजीत की हालत बद से बदतर होने लगी। उसने देखा कि उसकी पीठ के अंदर एक बड़ा सा लोहे का सरिया गड़ा हुआ था और शायद अब वो मरने वाला था। और फिर अजीत ने जब अपने ऊपर की तरफ देखा तो उसने पाया कि उस पेड़ के ऊपर से किसी का खून टपक रहा था। ये सब देखने के बाद अजीत पूरा अंदर तक हिल चुका था। अजीत को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और फिर एक सामान से लदी हुई गाड़ी अजीत के पास पहुंची। उस गाड़ी के अंदर से तकरीबन 3 लोग बाहर निकले। उन्होंने अजीत के साथ उसके हेल्पर को भी उठाया और उनके साथ अजीब बर्ताव करने लगे। दरअसल उन लोगों को ऐसा लग रहा था शायद अजीत और उसका हेल्पर अब मर चुके हैं। फिर कुछ देर के बाद जब अजीत ने अपने चारों ओर के अजीब वातावरण का दृश्य देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार उसने देखा कि वो किसी शमशान घाट के अंदर लेटे हुए थे और उनके बगल वाले साइड में सफ़ेद सफ़ेद कुछ पड़ा हुआ था। अजीत को ठीक से तो नहीं पता, लेकिन उसे तो यही लग रहा था मानो उसके बगल में पड़ी हुई वह सफ़ेद सफ़ेद चीज़ कोई और नहीं बल्कि किसी मुर्दे को जलाई गई राख है। अजीत उस जगह से उठना तो चाहता था, लेकिन उसके जिस्म पर लगी हुई वह चोट उसे उठने से सख्त मना कर रही थी। या फिर ऐसा कहें कि उसका शरीर पूरे तरीके से अब उसका साथ छोड़ चुका था। वो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अपनी जगह से उठ पाने में सक्षम नहीं था। और उसके बाद उसे अपने जस्ट दाएं ओर एक हाथ में हथौड़ा लिए अपनी ओर आती हुई नजर आया और उसके बाद में उसे अपने जस्ट दाएं तरफ एक शख्स अपने हाथ में एक हथौड़ा लिए अपनी ओर आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देखने के बाद अजीत अपने जीने की सारी उम्मीदें त्याग चुका था, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद वो हथियार खून से सना हुआ था और शायद उसका अगला शिकार भी अजीत ही था। उस भयानक से दिखने वाले नन ने अजीत के ऊपर हमला कर दिया। अजीत जोर से चीख उठा और उसके साथ ही उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वो अभी भी ट्रक में ही लेटा हुआ था और उसके साथ जो हेल्पर मौजूद था वो इस समय ट्रक ड्राइव कर रहा था। और फिर उसे याद आया कि मालनगर के पास पहुंचते ही उसने अपनी ट्रक हेल्पर को सौंप दी थी। उस जोरदार ठंड के बावजूद भी अजीत का पूरा बदन किसी आग की तरह जल रहा था। वो अपनी सीट से उठता हुआ पानी की बोतल हाथ में उठाते हुए पानी को गटकने लगा। पानी पीने के बाद वो हेल्पर बोल पड़ा, अरे साहब, आप जानते हैं क्या, इस इलाके में किसी एविल नन के रहने का भी अंदेशा लगाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे भारत के इस जंगल में एक नन वास करती है, जिसके हाथ में खून से सना हुआ एक हथौड़ा रहता है और वो उस हथौड़े की मार से काफ़ी लोगों को उनकी मौत के घाट उतार देती है। अपने हेल्पर की बात सुनने के बाद अजीत को भी अब उन चीज़ों पर कुछ हद तक यकीन होने लगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही इसी तरीके के सपने ने अजीत को अंजाम दिया था। खैर, बाद में अजीत ने अपने हेल्पर की इन बातों को दिमाग से टाल दिया और अपने ट्रक के बगल वाली साइड में बैठकर अपनी गर्मा गर्म कंबल के अंदर आराम करने में जुट गया। अजीत का हेल्पर ट्रक को ड्राइव करते हुए अब काफ़ी थक चुका था, जिस कारण उसने ट्रक को साइड में लगाया और अजीत को ड्राइविंग करने का न्योता दे दिया। अजीत फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और ट्रक को ड्राइव करने लगा। उसका हेल्पर इस समय एक गहरी नींद में था, क्योंकि अब ड्राइव करते हुए अजीत को तकरीबन 10 मिनट बीत चुके थे। स्पीड से भागती हुई ट्रक अपने लक्ष्य तक पहुंच गई, यानी कि ट्रक उस जगह तक पहुंच चुकी थी जहां पर ट्रक में मौजूद सारे कचरे को उतारना था। दरअसल अजीत की ट्रक को साफ सफाई के कार्य में लगाया गया था और उसे हर महीने एक अच्छी खासी रकम मिलती थी, जिस कारण उसे इस कचरे को दूर दूर तक डिलीवर करना पड़ता था। वो उस कचरे को उतारने के बाद अपने ट्रक को वापस मोड़ने लगा, लेकिन तभी उसे उन पेड़ों के बीच से कुछ हलचल महसूस हुई। सुनने में ऐसा लग रहा था मानो उस घने जंगल के बीच कोई मौजूद है।
और वो लगातार उन पेड़ों के बीच चक्कर काट रहा है। पहले तो अजीत ने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हलचल कुछ ज़्यादा ही होने लगी तो वह अपने हेल्पर के साथ और ट्रक से नीचे उतरते हुए वो उन झाड़ियों की तरफ चल पड़ा, जिन झाड़ियों के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी नज़र पेड़ की शाखा पर टंगी एक चुन्नी पर पड़ी, तो उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक काली काली चुन्नी लटकी हुई थी। उस चुन्नी को देखने के बाद अजीत को ऐसा लग रहा था मानो वह उसे पहले भी कहीं देख चुका है, लेकिन अब तक वो याद ही नहीं कर पाया कि आखिर उसने उस चुन्नी को देखा कहाँ था। तभी अजीत को लगा कि शायद यह किसी लकड़हारे की चुन्नी होगी, जिस कारण वो उसे अनदेखा करते हुए वहाँ से निकल पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, तूफान को ज़्यादा देर तक कोई रोक कर नहीं रख सकता। फिर कुछ देर के बाद ही जोरों की हवाएं इस कदर बवाल मचाने लगी मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला है। धीरे धीरे हल्की बूंदाबांदी भी होना शुरू हो गई और उस बूंदाबांदी के बीच एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में एक लकड़ी का सहारा लेते हुए सड़क को क्रॉस करती हुई दिखी। उस औरत को देखकर ये पता लगाना बेहद आसान था कि अब उसके घुटनों में इतनी ताकत नहीं कि वह जल्दी से अपने घर तक पहुंच जाए। और इसी बीच अजीत को एक गाड़ी उस औरत के पीछे की तरफ से आती हुई दिखी और कहीं ना कहीं अजीत को ये लग रहा था कि यह गाड़ी बहुत ही जल्द इस बूढ़ी अम्मा को सड़क से नीचे फेंकने वाली है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। और फिर अजीत उस बूढ़ी अम्मा को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा। ये आवाज़ सिर्फ अजीत ही दे रहा था, लेकिन जब उसने अजीत को चीखते और चिल्लाते हुए सुना तो वह उल्टा ही अजीत को घूरते हुए बोला, अरे भाई तू पागल है क्या? मुझे तो उस सड़क पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। अजीत अपने साथी हेल्पर की बातें सुनकर थोड़ा गुस्से में आते हुए बोला, तुम्हारी आंखें फटी हुई हैं क्या? तुम्हें सड़क के बीचों बीच बूढ़ी अम्मा नजर नहीं आ रही है? अजीत ये सब बोलते बोलते जब वापस सामने की तरफ पलटा तो अजीत ने देखा कि उस समय उस रोड पर कोई भी शख्स नहीं था और न ही दूर दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान था। उस समय अजीत पूरी तरीके से हैरान रह गया और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। और अजीत की हरकतें देखने के बाद उसके साथी हेल्पर ने तुरंत ही वहां से निकलने को कहा। अजीत भी उसकी बात मानते हुए आगे की तरफ बढ़ चला। अब तूफान का झोंका अपने जोरों पर था। आसमान से उड़ती हुई धूल अब इस कदर बढ़ चुकी थी कि सामने का माहौल देख पाना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से अजीत अपने साथी हेल्पर के साथ वहीं पर मौजूद किसी कमरे की तलाश करने लगा था ताकि वह इस तूफान से बच सके, क्योंकि तूफान का रूप लगातार बढ़ता ही जा रहा था और अब ट्रक में रहना भी ठीक नहीं था। गरजते हुए बादल ये बता रहे थे कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अजीत भी समझ चुका था कि उन्हें जल्दी से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा, वरना ये तूफान उनके लिए कोई बड़ा खतरा भी बन सकता है। अजीत अपने हेल्पर के साथ ना चाहते हुए भी अपने ट्रक से नीचे उतर गया और वहीं पर मौजूद पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर वो चुपचाप बैठ गए। वह पीपल का वृक्ष काफ़ी दूरी में फैला हुआ था, जिस वजह से वहाँ पर पानी की बूंदें लगभग ना के बराबर थी, मगर वह जानते थे कि इससे अच्छा स्थान तो उनके लिए ट्रक भी था। और तभी उन्हें कुछ दूरी पर आग जलती हुई दिखी और उस आग को देखने के बाद उनके दिल की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था ज़रूर यहाँ पर कोई घर बना हुआ है। फिर क्या था, अजीत अपनी खलासी के साथ ना चाहते हुए भी उस आग की तरफ बढ़ने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन अजीत को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी खतरे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। वह अपने बढ़ते हुए कदम तेज गति से उठाने लगा, क्योंकि उसे सामने की ओर कोई टहलता हुआ नजर आया, जिस कारण अजीत पूरे तरीके से श्योर हो चुका था कि वहाँ पर किसी न किसी इंसान की मौजूदगी है। अजीत के साथ उसका खलासी भी मौजूद था, लेकिन तभी उनके ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया और उस हॉर्न को सुनते ही अजीत पूरे तरीके से चौंक गया, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके ट्रक का हॉर्न भी बज सकता है। और इतने में ही वह काली चुन्नी एक बार फिर उन्हें अपने सामने की तरफ उड़ती हुई नजर आई। उस चुन्नी को इस तरह उड़ता देख अजीत और उसका खलासी पूरी तरीके से हैरान थे, मगर बावजूद इसके उन्होंने उस बात को भी वहीं पर दबा दिया, या फिर ऐसा कहें कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सरसराती हुई ठंडी ठंडी हवाएं उस जंगल को पूरे तरीके से भयानक बना रही थी। जंगल के अंदर किसी घर को देखकर अजीत के साथ साथ उसका खलासी पूरे तरीके से अचंभित थे, मगर अफसोस जब वो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो कोई घर ही नहीं था, बल्कि गोल गोल आकार में एक मंदिर जैसा कुछ बना हुआ था, जिसे पहचानने में वह दोनों सक्षम नहीं थे। मगर बारिश के साथ साथ
अगर उन्हें इस तूफानी हवाओं से बचना था तो उनके लिए यही सबसे सुरक्षित जगह थी। फिर वह दोनों उस गोल गोल आकार वाले कमरे के अंदर पहुंच गए और कमरे के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर एक दिया जल रहा था और साथ ही वहां एक हड्डियों से क्रॉस का निशान भी बनाया गया था। ये सब अजीत की समझ से बाहर था, मगर अजीत और उसका हेल्पर चुपचाप किसी मूर्ति की तरह उस कमरे के एक कोने में बैठ गए। वो दोनों अभी भी बारिश के साथ साथ उस तूफान के रुकने का इंतजार कर रहे थे, मगर आज मौसम ने ठान लिया था कि आज वह तूफान और बारिश को लगातार बरपाता रहेगा। लगातार 1 घंटा बीत गया, लेकिन अभी तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से अब अजीत का मूड बदल गया और वह उस कमरे से बाहर निकला और अपने साथी खलासी के साथ तुरंत ही वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी उनकी नज़र काले कपड़ों में लिपटी एक औरत पर गई तो उसने देखा कि वह औरत अपने हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा लिए उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ में मौजूद वो हथियार बहुत ही भयानक लग रहा था, मानो आज अजीत का आखिरी दिन है। अजीत भी अपने कदमों को पीछे हटाने लगा। हालांकि किस्मत की बात तो ये थी कि अजीत अभी उस औरत से छुपा हुआ था, वो उसे देख नहीं पाई। अजीत उस कमरे के पीछे की ओर छुप गया क्योंकि उसे यह पूरा विश्वास था कि यह औरत इसी कमरे में पहुंचेगी और उसे ये भी संदेह हो रहा था कि हो ना हो वह कोई और नहीं बल्कि वही एविल नन है जिसकी चर्चा कुछ देर पहले अजीत का साथी कर रहा था। अजीत घबराते उस नन को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूर दूर तक अब उसका कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ वहां पर जंगली झाड़ियां और चारों तरफ फैला हुआ घनघोर अंधेरा ही उसे दिखाई दे रहा था। इस समय दहशत का दूसरा नाम भी था। हालांकि इस समय अब धीरे धीरे बारिश होना बंद हो चुकी थी, लेकिन पानी इस कदर जंगल के अंदर पड़ा हुआ था मानो बारिश की वजह से वो पूरा जंगल ही पानी में डूबा हो। अजीत तुरंत ही वहां से निकलने के लिए अपने कदम पटकते हुए बाहर निकलने लगा, मगर वो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता। क्योंकि अजीत का पैर एक लकड़ी पर टिका और फिसल गया, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरने की वजह से उसके पैर में एक जोरदार मोच आ गई। मगर ये आवाज़ इतनी तेज थी कि वहाँ आसपास जोर से गूंज उठी। शायद ये आवाज़ उस औरत के कानों तक भी पहुँच चुकी थी। खैर इस समय सब कुछ एकदम सही लग रहा था और फिर अजीत अपने साथी खलासी के साथ तुरंत वहाँ से निकल पड़ा, मगर अब वो रास्ता भूल चुके थे जिस रास्ते से वो इस जंगल के अंदर पहुँचे थे। कुछ समय पहले जो जंगल एकदम शांत लग रहा था, अब उसके अंदर से किसी के कदमों की आहट जोर जोर से सुनाई दे रही थी और ये सब आवाज़ें उनके जस्ट पीछे से आ रही थी। जो फिर से अजीत एक बार के लिए पीछे की तरफ पलटा ताकि वो देख सके कि आखिर उनके पीछे कौन चल रहा है। और जब अजीत पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि ये तो वही खतरनाक नन थी जो थोड़ी देर पहले ही उस छोटे और गोल गोल कमरे के अंदर घूमते हुए नजर आ रही थी। लेकिन इस बार जब कड़कड़ाती हुई बिजली के अंदर अजीत और उसके हेल्पर की नज़र उसके मुंह पर पड़ी तो उनका पूरा का पूरा शरीर एकदम से कपकपाने लगा, क्योंकि उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। और फिर वह काली चुन्नी एक बार फिर उड़ते हुए अजीत के मुंह पर आकर अटक गई। इसका मतलब अब अजीत ही उस नन का अगला शिकार था। फिर जब अजीत ने उस चुन्नी को अपने चेहरे से उतारा और दूसरी तरफ फेंका तो उस चुन्नी ने एक बड़ी सी चमगादड़ का रूप ले लिया। और इस दृश्य को देखने के बाद अजीत को समझने में देरी नहीं हुई कि सच में ये कोई अनजानी शक्ति है। अजीत भगवान का नाम जपने लगा, लेकिन उस नन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अजीत इस बात से सहमत था कि वो नन बस कुछ ही देर में उनके ऊपर हमला करने वाली है। इससे पहले कि अजीत उस बुरी नन का खाना बन पाता कि एक जीप पता नहीं कहाँ से लेकिन अचानक ही उस एरिया में पहुंच गया। और वहां पर पहुंचने के बाद उसने उस एविल नन के ऊपर एकदम से हमला कर दिया। उस हमले की वजह से वो नन पता नहीं कहाँ मगर हवा में धुआं हो गई। ये नज़ारा काफ़ी डरावना था। अपनी किस्मत को अपने साथ लेते हुए अजीत तुरंत ही वहाँ से निकल गया और अब तक पूरा जंगल काले बादलों के चंगुल में फंसा हुआ था। लेकिन अजीत अपने खलासी के साथ तुरंत ही वहाँ से निकल गया और उस दिन एक नन से पीछा छुड़वाते हुए अजीत ने उस जंगल को अलविदा कह दिया। दोस्तों उस रात के बाद आज भी उस खून से सनी हुई नन का चेहरा अजीत और उस खलासी के दिल में छपा हुआ है। दोस्तों क्या वो सच में कोई एविल नन थी या फिर कोई और बुरी ताकत, ये तो अजीत भी नहीं जानता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।